हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था की। फिर 73 और 74 जो संविधान संशोधन हुआ था उसे पढ़ेंगे। ये भी पढ़ेंगे कि पंचायत में जो ग्राम स्तर होता है, ग्राम स्तर पर पंचायत होती है, जिला स्तर पे होती है, जो ब्लॉक स्तर पे होती है, उनके क्या क्या कार्य होते हैं, सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम वीडियो की तरफ चलते हैं और पढ़ लेते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। ठीक है, तो पहले चलिए देख लेते हैं। सत्ता हस्तांतरण और स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आता है। ग्रामीण स्तर पर शासन की व्यवस्था को स्थानीय स्वशासन कहलाती है। ग्रामीण स्तर पर जब हम शासन की व्यवस्था करते हैं वो स्थानीय स्वशासन कहलाती है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। 1882 में मद्रास में स्थानीय सरकार को स्थापित किया गया। स्थानीय सरकार मतलब कौन सी? ग्रामीण सरकार को। तो पंचायती राज व्यवस्था से ही ये जुड़ा हुआ है सारा। फिर 1957 में बलवंत राय समिति की सिफारिश पे 2 अक्टूबर 1959 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में इसका उद्घाटन किया। तो पहली पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर बनी? नागौर जिले में। और कहाँ पर? राजस्थान के नागौर जिले में। 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया। उससे पहले 1957 में बलवंत राय समिति आई थी, उन्होंने उनकी सिफारिश पे ही ये 2 अक्टूबर 1959 पे त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया गया। पहला आपके पंचायत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और फिर जिला समिति जिसे हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, 2 स्तरीय पे पंचायत होनी चाहिए, सिर्फ ग्राम स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर, जिला समिति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने 2 तरह की कहा। 1985 में श्री GV.K. राव की अध्यक्षता में गठित की गई। फिर 1985 में GV.K. राव ने की अध्यक्षता में आया पंचायती राज। उसके बाद 1986 में LM सिघवी की समिति आई, उसमें उन्होंने संवैधानिक मान्यता देने की वकालत की, नया पंचायत की वकालत की, त्रिस्तरीय की वकालत की। उन्होंने भी त्रिस्तरीय पंचायत को महत्वपूर्ण माना। 1992 में फिर 73 व 74 संशोधन किया गया। 73 ग्रामीण स्थानीय संस्था है और 74 शहरी नगर निगम के लिए है। तो 73 जो आया था संविधान संशोधन, वो ग्रामीण जो स्थानीय संस्था था उसके ऊपर था, 74 शहरी के ऊपर था, नगर निगम परिषद के ऊपर। 24 अप्रैल 1993 में लागू की गई क्या? पंचायती राज 73वां और 74वां जो संशोधन अधिनियम था, 73 और 74 संशोधन अधिनियम, और 1993 में 24 अप्रैल में लागू किया गया। इससे पहले एक यहाँ पे है, जब राजीव गांधी थे तो उन्होंने कोशिश की थी कि वो इसको 63 और 60, आई थिंक 63 और 64 या 64 या 65 होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने, राजीव गांधी जी ने कोशिश की थी कि जब अगर वो चुनाव में जीत जाएंगे तो वो ये अधिनियम लाएंगे, लेकिन वो चुनाव में जीत नहीं पाए, कांग्रेस पार्टी उस टाइम पे। तो फिर ये जो है संशोधन अधिनियम वहीं पे रह गया, वो आ नहीं पाया। तो उसके बाद 1992 में 73 और 74 संशोधन के रूप में इसे यूज़ किया गया। तो ये तो सारा था कि पंचायत राज व्यवस्था थी, कि कैसे लॉर्ड रिपन को कहा जाता है उसका जनक पंचायती राज व्यवस्था का। फिर 1882 में मद्रास में स्थानीय सरकार को सबसे पहले स्थापित किया गया। फिर 1957 में बलवंत राय समिति आई। फिर 2 अक्टूबर 1959 में प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया राजस्थान के नागौर जिले में। 1977 में अशोक मेहता समिति आई। 1985 में GV.K. राय समिति आई। 1986 में LM सिघवी की समिति आई। तो ये समितियाँ आती गई। तो ये पंचायती राज व्यवस्था का थोड़ा हिस्ट्री देखा हमने। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे टेलीग्राम लिंक पे सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको वहाँ नोट्स दे दूँगी। ठीक है, आप देख लेते हैं 73 जो संशोधन हुआ है पंचायती के ऊपर, गांव स्तर पर जो हुआ है। 74 हुआ था नगरीय स्तर पर, ये गांव स्तर पर। उसमें देख लेते हैं क्या क्या किया गया था। तो संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, संवैधानिक मान्यता दी गई, और उसको नया अध्याय जो था 9 में जोड़ा गया। संविधान में 9 में जोड़ा गया। अध्याय 9 द्वारा संविधान में 16 अनुच्छेद और एक अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई।
अब इसमें 9 में क्या है, इस संविधान में 16 अनुच्छेद जोड़ा गया और अनुसूची जोड़ी गई 11वीं। अप्रैल 1993 में 73वां संशोधन अधिनियम लागू किया गया। 1993 में हमने पढ़ा था ना, 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। तो इस संशोधन में ये बताया गया कि 3 स्तरीय जो ढांचा था पंचायत का, उसको बताया गया। वो कौन सा था कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, ब्लॉक या खंड स्तर पर पंचायत समिति होगी और जिला स्तर पर जिला परिषद होगी। तो अभी हम पहले इन तीनों को देख लेते हैं कि इन तीनों के क्या कार्य होते हैं, क्या काम होता है इनका। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। हमने पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। पंचायत की संरचना अभी हमने पढ़ा कि ग्राम पंचायत होता है, पंचायत समिति होती है, जिला परिषद होता है। तो जो ग्राम पंचायत होती है उसका जो हेड होता है वो मुखिया होता है, और पंचायत समिति का प्रमुख होता है, और जिला परिषद का हेड अध्यक्ष होता है। तो अभी हम पढ़ते हैं कि ये 3 स्तरीय ढांचा था। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि पंचायत की संरचना जो सबसे ऊपर टॉप पे ग्राम पंचायत आता है उसका क्या कार्य होता है। तो ग्राम पंचायत के मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से मतलब जो जनता द्वारा चुनाव किया जाता है उसे प्रत्यक्ष रूप कहा जाता है। और अप्रत्यक्ष रूप वो होता है जो कि सदस्य चुनाव करते हैं। इन सारी समितियों के अगर सदस्य, आपको आगे समझ आ जाएगा। अभी ये आप समझिए कि प्रत्यक्ष रूप होता है जो जनता के द्वारा चुनाव किया जाता है। तो ग्राम पंचायत के मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, और मुखिया का कार्य गांव स्तर पर विकास योजना बनाना, उसका क्रियान्वयन करना है, उसकी रणनीतियां को पहचानना होता है। तो मुखिया का कार्य होता है कि गांव स्तर पर जो कार्य हो रहा है उसको, और जो योजना हो रही है, जो योजना बन रही है उसको सबको देखना होता है, कार्य करना होता है। इसमें ग्रामीण न्याय करने के लिए एक गांव कचहरी भी होती है। ग्रामीण न्याय करना है तो एक गांव की कचहरी होती है। हमने सरपंच सुना होगा जो 5 पंचों से मिलकर बना होता है। उसमें सरपंच आते हैं, यहाँ पर सरपंच आते हैं, उसके अंतर्गत न्याय की प्रणाली यूज की जाती है। इसमें फौजदारी और दीवानी मामले भी आते हैं। तो फौजदारी वो होते हैं जिसमें सजा का प्रावधान हो, कि मतलब कोई ज़्यादा अगर कोई गलत कार्य किया है उन्होंने तो उनको सजा का प्रावधान हो 5 साल या 6 साल कि उन्हें जेल में रहना पड़ेगा, वो फौजदारी मामले होते हैं। दीवानी मामले वो होते हैं जिसमें सिर्फ दंड या जुर्माना होता है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का कार्य हमने देख लिया। उनका काम होता है गांव के स्तर पर विकास योजना बनाना जो गांव के लिए अच्छी हो, गांव के लिए महत्वपूर्ण हो, उनको क्रियान्वयन करना और रणनीतियों को पहचानना, ये सारा कार्य ग्राम पंचायत को होता है। अब हम आते हैं दूसरे पे, पंचायत समिति में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रमुख होते हैं। इसके प्रमुख का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप कैसे होता है? जो कि पंचायत समिति और ग्राम पंचायत और जिला परिषद, अगर देखा जाए तो पंचायत समिति और जिला परिषद के लोग जो है आपस में, जो भी तीनों के सदस्य होते हैं वो आपस में मिलकर पंचायत समिति के क्या करते हैं? चुनाव करते हैं प्रमुख का। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब उन्हीं के सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है। ये सभी गांवों पर समान रूप से कार्य करते हैं, सभी गांवों में करते हैं। इनको प्रशासनिक ब्लॉक या ब्लॉक समिति भी कहते हैं। इनका कार्य ग्राम पंचायत स्तर द्वारा तैयार किए गए सभी भावी योजनाओं को संग्रहित करना, वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श करना है। तो इनका कार्य होता है कि सारी योजनाएं जो है इनको संग्रहित करके और वार्षिक योजनाएं जो बनती है हर साल उस पर विचार विमर्श करते हैं। योजना को जिला परिषद में, फिर उसके बाद पंचायत समिति में जब योजनाएं बनी जाती है तो जिला परिषद में इसको प्रस्तुत किया जाता है। इनकी आय के स्रोत निम्न होते हैं। ठीक है, तो इनके आय के स्रोत कहाँ से होते हैं? जल उपयोग और भूमि कर, श्राप कर जो ये लेते हैं उससे होता है। आय सृजन कार्यक्रम होते हैं। राज्य सरकार और स्थानीय जिला परिषद से सहायता, अनुदान और ऋण। तो जिला परिषद से और राज्य सरकार से ये अनुदान और ऋण लेते हैं। शैक्षिक योगदान अगर कोई करता है तो वह। तो ज़्यादातर देखा जाए तो ये अधिकतर जो पंचायत समितियाँ होती है उनका आय का स्रोत सरकार द्वारा ही होता है, राज्य सरकार द्वारा, जिसे राजस्व कर कहते हैं। वो ग्राम पंचायत और पंचायत समिति में साझा किया जाता है। जो पंचायत समिति को राजस्व कर मिलता है उसे ग्राम पंचायत और पंचायत समिति में बांट दिया जाता है। अब आती है जिला परिषद। होप सो आपको दोनों क्लियर हो गए होंगे। जिला परिषद का मुख्य कौन था? हेड कौन होता है? अध्यक्ष। तो उनका चुनाव कैसे होता है? उनका भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब इन्हीं के सदस्य द्वारा चुना जाता है। इसे क्या कहते हैं? जिला समिति भी कहते हैं। तो किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जब जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाया जाता है, सारी पंचायत समितियों को मिला लिया जाता है तो जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद का कार्य क्या होता है? समन्वय स्थापित करना, दोनों को आपस में लेकर चलना। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति में हो रहे कार्यों की जांच करना और उनकी देखरेख करने का अधिकार जिला परिषद के पास होता है।
ग्राम पंचायत और पंचायत समिति में जो दोनों सेक्टर में जो भी कार्य हो रहे हैं उनकी जांच करना और उनकी देख रेख करने का अधिकार जो होता है जिला परिषद के पास होता है। ठीक है, तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ग्राम पंचायत की संख्या होती है 3 स्तरीय ढांचा जो कि पंचायती राज व्यवस्था में 73 संशोधन के अधिनियम में आया था। उसमें देख लिया हमने ग्राम पंचायत का कार्य क्या है, पंचायत समिति का कार्य क्या है और जिला परिषद का कार्य क्या है। तो अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। अब हम अपने वो संविधान संशोधन अधिनियम से देख लेते हैं। हाँ, तो हम यहाँ पढ़ रहे थे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। इसके बाद इस अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई। पहले महिलाओं को नहीं मिलता था कि वो पंचायत में आए, लेकिन अब उनकी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई। प्रत्येक पंचायती राज संस्था में 1/3 स्थानों पर महिलाओं को आरक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त महिलाओं के आरक्षण में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को भी जोड़ा गया। पिछड़े वर्ग के लोगों को, जातियों की संख्या को आरक्षण दिया गया। अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और अगर किसी कारण ये भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर इनको चुनाव कराने ही पड़ते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष के अवसान पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरीक्षण करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। 5 वर्ष जब हो जाते हैं तो उसका वित्त आयोग का गठन किया जाता है कि वो जो वित्तीय स्थिति है, आर्थिक स्थिति वो कैसी है, सब कुछ देखने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए 5 वर्षों में क्या क्या किया है उस वित्त आयोग का गठन किया जाता है। पंचायतों का निर्वाचन करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। तो पंचायत का अगर निर्वाचन करना है तो राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जाती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को केवल उसी रीति और उसी आधार पर हटाया जा सकता है जैसे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ही हटाया जा सकता है, की तरह ही हटाया जा सकता है। अधिनियम की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के कार्यक्रम का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। इसमें 29 विशेष स्थानीय महत्व के हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के कार्यक्रम का वर्णन किया गया। इसमें कितने 29 विषय हैं जो स्थानीय महत्व के हैं। उल्लेखनीय है कि गांव सभा पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य अंग है, क्योंकि ये ग्राम पंचायत के हर मतदाता को विकेंद्रीकृत प्रशासन में भाग लेने, योजना बनाने और विकास कार्य में निर्णायक भूमिका अदा करने का अवसर प्रदान करती है। तो गांव सभा जो होती है पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य अंग होती है, क्योंकि ये ग्राम पंचायत के हर मतदाता को विकेंद्रीकृत प्रशासन में भाग लेने का मतलब कि सारी जो केंद्र है उनमें भाग लेने में, योजना बनाने में उनका हेल्प करती है। जो अभी हमने पढ़ाई था कि इन तीनों का कार्य क्या होता है, तो ऐसे ग्राम पंचायत का क्या कार्य होता है इसमें उसी के बारे में बताया हुआ है। तो हमने यहाँ पे देखा कि 73 जो संशोधन अधिनियम था वो सारा पंचायती राज व्यवस्था में था। ठीक है, आप देखते 74 संशोधन अधिनियम। इस टॉपिक को स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो संविधान के 74 संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 का जोड़ा गया। पहले 9 जोड़ा गया, अब ये 9 का है। ठीक है, 73 9 था और ये 9 का 74 है। इस अधिनियम द्वारा त्रिस्तरीय नगरीय स्थानीय स्वशासन मतलब नगर में 3 स्तर की जो स्थानीय स्वशासन होगा उसका गठन किया गया। छोटे स्तर पर नगर पंचायत होगी, सबसे छोटा नगर पंचायत, सबसे नीचे नगर पंचायत। ठीक है, बीच में आ गई आपकी नगर परिषद और सबसे बड़े शहरों के लिए नगर निगम। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा, मैं लिख देती हूँ यहाँ। सबसे नीचे आएगी यहाँ पर नगर पंचायत, फिर बीच में हमारी आएगी नगर परिषद और ऊपर हमारा आएगा नगर निगम। ठीक है, तो सबसे नीचे नगर पंचायत, फिर नगर परिषद, फिर नगर निगम। ठीक है, तो इन संस्थाओं में समस्त स्थान प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा, लेकिन उस क्षेत्र के सांसद और विधायक उनके सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। तो यहाँ पे उस क्षेत्र के सांसद और विधायक द्वारा सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इन संस्थाओं में प्रत्येक स्तर पर अनुसूचित जाति और जनजाति और महिलाओं को समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए इधर भी आरक्षण है और उधर भी आरक्षण था। उसके बाद महिलाओं के लिए कम से कम कुल स्थान में 1/3 स्थान जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था में था। उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, जैसे सेम उसमें था। विघटन अगर हो जाता तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना है, तो सेम है काफ़ी चीज़ें। इसके बाद साथ ही विभिन्न प्रकार के नगरीय संस्थाओं का गठन राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित तत्वों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। तो राज्यपाल के द्वारा जो नगरीय संस्थाएं उसको ध्यान में रख के किया जाएगा कि क्षेत्र की जनसंख्या देखनी पड़ेगी, जनसंख्या का घनत्व देखना पड़ेगा, स्थानीय निकाय द्वारा राजस्व संकलन, गैर कृषि कार्य में रोजगार का कितना प्रतिशत है। ज़्यादातर लोग कृषि में लगे होते हैं, लेकिन गैर कृषि में कितना है,
आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण अन्य तत्व देखे जाएंगे। नगरीय संस्थाओं का जब गठन करना होगा तो राज्यपाल द्वारा ये चीजें देखी जाएंगी। प्रत्येक नगर निगम में एक परिषद होती है। अब नगर निगम कौन सा था, टॉप वाला, उसमें क्या होती है, परिषद होती है। परिषद के सदस्य क्या कहलाते हैं, पार्षद। वे वैश्विक मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा चुने जाते हैं। पार्षद कैसे चुने जाते हैं, हमारे द्वारा। फिर चुनाव के लिए परिषद में जितने स्थान होते हैं उतने ही क्षेत्रों में नगर को विभक्त कर दिया जाता है। तो जितने स्थान होंगे चुनाव में उतने ही क्षेत्र में पूरे नगर को बांट दिया जाता है। और सांसद व विधायक भी इसके सदस्य होते हैं। नगर पंचायत नगरीय स्थानीय शासन का सबसे निम्न निकाय है। नगर पंचायत कौन सा था, नीचे वाला, बिल्कुल। अभी हमने पहले ऊपर का पढ़ा नगर निगम, अब नगर पंचायत बिल्कुल नीचे वाला, जिसमें नगरीय स्थानीय शासन का सबसे निम्न निकाय है, छोटा। और नगर परिषद बीच वाला, जिसे नगर पालिका कहते हैं, ये शहरी स्थानीय स्वशासन के मध्यवर्ती संस्था है। ठीक है। संविधान के 12वें परिशिष्ट में उन कार्यों की व्यापक सूची दी गई जिन्हें से सौंपा गया। इसमें बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि प्रमुख है। तो इनमें ये चीज़ें प्रमुख हैं। अब हमने देख लिया कि 73 पंचायती राज व्यवस्था की हिस्ट्री क्या थी, कौन कौन सी समिति आई थी। पहले बलवंत राय समिति आई थी, उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 में जवाहरलाल नेहरू जी ने किया उद्घाटन। कहाँ पर, राजस्थान के नागौर जिले में। पूछ लेंगे ये सबसे पहली पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कहाँ किया गया, राजस्थान के नागौर जिले में। कब, 2 अक्टूबर 1959। फिर 1977 में अशोक मेहता समिति आई। फिर 1985 में जीके राव समिति आई। 1986 में एलएमसी समिति आई। लेकिन इन्होंने ये जो एलएमसी थी ये त्रिस्तरीय मानते थे, लेकिन अशोक मेहता वाले 2 स्तरीय चाहते थे। तो 2 स्तरीय समिति वहाँ होती है जहाँ 20 लाख से कम, शायद 20 लाख से ज़्यादा की आबादी जहाँ होती है वहाँ पे 2 स्तरीय होती है। तो इसमें मैं क्लियर नहीं हूँ। 1992 में फिर संशोधन हुआ जिसे लागू किया गया 1993 में। 24 अप्रैल 1993 में लागू किया। फिर 73 हमने संशोधन देखा, पंचायती राज व्यवस्था के लिए था। फिर इसमें हमने जितने भी ग्राम पंचायत स्तर था, पंचायत समिति, जिला परिषद, उनके क्या क्या रहते वो देखा। फिर इनका आरक्षण देखा, महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। 5 वर्ष कार्यकाल होता है। अगर संगठित, अगर किसी कारण भंग हो जाती है सभा तो 6 माह के अंदर चुनाव कराने पड़ते हैं। ठीक है, ये सब हमने देखा। फिर 74 संविधान संशोधन 9 का जो अनुसूची में जोड़ा गया, उसमें हमने देखा कि छोटे स्तर पर नगर पंचायत होती है, मध्यम स्तर पर नगर परिषद होती है और नगर निगम पहले स्तर पर होती है। ठीक है, इसमें भी 1/3 स्थान सुरक्षित है। महिलाओं के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल, 6 माह के अंदर अगर भी गठन हो जाए तो चुनाव करना आवश्यक है। राज्यपाल कैसे संस्थाओं, नगरीय संस्थाओं का गठन करता है ये देखा हमने। उसके बाद प्रत्येक नगर निगम में एक पार्षद होता है। पार्षद जो होता है, परिषद के सदस्य को पार्षद कहते हैं। ठीक है, फिर नगर पंचायत में देखा, फिर नगर परिषद में देखा। तो यहाँ पे आपका ये सारा क्लियर हो गया। ऑप्शन आपको वीडियो समझ आ गई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक शेयर जरूर करें वीडियो को। अगर आपको नोट्स चाहिए मैं कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, टेलीग्राम का मैं नोट्स वहाँ प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।